नमस्कार। आयुर्वेदी के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमने अग्नि वगैरह उसमें कवर कर लिया है। अब टॉपिक हमको ये देखना है कि जो भी हम आहार करते हैं या आहार का वर्गीकरण हमने पढ़ा है अभी लास्ट वीडियो में, तो आहार जो हम ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में 100% यूटिलिटी उसकी हो, और तो उसके लिए आयुर्वेद में कुछ फैक्टर बताए गए हैं। उन फैक्टरों को या उन भावों को जो हम देखते हैं और उन भावों को हम पालन करते हैं तो किसी भी आहार का हमें 100% जो है उससे इसेंस प्राप्त होता है। तो वो दो कैरेक्टर में या दो टॉपिक में हम उसको कवर करते हैं, जिसमें पहला आपका आता है आहार विधि विशेष आयतन। आहार विधि विशेष आयतन हम देखते हैं तो आहार विधि विशेष आयतन देखिए, ये दो चीज़ों से मिलके बना है। एक तो विधि और विशेष आयतन। तो आहार का मतलब हम जानते हैं गलात अधोनियतमिति आहारम, जो भी हमारे गले के नीचे जाता है वो उसे हम आहार कहते हैं। उसमें औषध भी है, उसमें पान आदि भी आता है, और आहार जो हम ग्रहण करते हैं ऊर्जा के लिए वो तो है ही। इसके साथ क्या आता है, दूसरा शब्द आता है आपका विधि। तो जो विधि आता है वो क्या होता है, मेथड। वो सारे मेथड या वो सारे कैरेक्टर जिसके द्वारा हम अगर हम फॉलो करते हैं तो हम किसी भी आहार का 100% इसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कुछ भी वेस्ट उसमें नहीं होगा। विशेष का मतलब क्या है, स्पेसिफिक है, खास तरह से बताए गए हैं। आयतन का मतलब क्या होता है, यहाँ मार्ग से है। मार्ग या ऐसा कोई विधि जिसके द्वारा हम विशेष चीज़ें या विशेष इसेंस हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आहार विधि विशेष आयतन। तो चूंकि आहार विधि विशेष आयतन एक खास नाम से जाना जाता है और चरक संहिता या आचार्य चरक का मौलिक कंट्रीब्यूशन है, वो कहलाता है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। तत्र खलो अपि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। अष्ट मतलब 8, विधि का मतलब हो गया तरीका, विशेष मतलब स्पेसिफिक, आयतन मतलब मार्ग। तो वो 8 तरह के तरीके हैं, 8 तरह की विधियां हैं जिसके द्वारा हम किसी आहार से मैक्सिमम चीज़ें उससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम देखते हैं, ये कहाँ रेफरेंस आता है, चरक विमान 1 में। ठीक, तो आहार का हित और अहित इन 8 भावों पर निर्भर करता है। वो 8 भाव क्या हैं उसको आगे हम देखते हैं। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, अनुपयोक्ता। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, उपयोग, संस्था। तो ये 8 कैरेक्टर होते हैं जो अगर हम इन भावों का या इन तरीकों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो किसी भी आहार का हम 100% यूटिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, एक खास जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ ये आता है कि अष्टाहार विधि विशेष आयतन आचार्य चरक का मौलिक देन है, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो अष्टांग संग्रह या वाग्भट ने क्या कहा है, अथात्मानम स्वभावेन संस्कारे मात्रा देश काल उपयोग व्यवस्था सप्त आहार कल्पना। जो अष्टाहार विधि विशेष आयतन के नाम से आचार्य चरक ने वर्णन किया है, उसी को आचार्य जो वाग्भट हैं वो सप्त आहार कल्पना के नाम से बोलते हैं, और उपयोक्ता और उपयोग संस्था को एक मानते हैं। एक मानने से क्या हो जाता है, एक संख्या कम हो जाती है, अब वो क्या कहलाता है, सप्त आहार कल्पना। तो इस साइड से आप इतना याद कर लीजिए, अष्टाहार विधि विशेष आयतन क्या होता है, किसका मौलिक देन है, आचार्य चरक का मौलिक देन है। इसी अष्टाहार विधि विशेष आयतन को आचार्य वाग्भट जो क्या बोलते हैं, सप्त आहार कल्पना। ठीक, ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे आता है उन 8 नामों को हम सबसे पहले जानें। तो नाम याद करना बहुत आसान है, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोक्ता और उपयोग संस्था। तो प्रकृति यहाँ स्वभाव के बारे में बताया जाता है। कोई भी आहार होता है तो गुरु है, लघु है, शीत है, उष्ण है, उसका एक स्वाभाविक कैरेक्टर होता है, तो वो उत्पत्ति के बारे में बताता है, प्रकृति इति स्वभाव। अभी हम डिटेल इसका करेंगे। करण क्या होता है, जो गुण उसके अंदर नहीं है, उत्पत्ति के समय नहीं है, बाद में उसको प्राप्त करना, उसके करण मतलब साधन होते हैं। तो संस्कार के द्वारा कई प्रकार के करणों का उपयोग करके उसके अंदर वो गुण पैदा कर देना जो उसके अंदर नहीं है। मतलब गुरु है तो लघु कर देना, लघु है तो गुरु कर देना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट
या ऐसी कोई विधि हो तो वो क्या कहलाती है, संस्कार या करण कहलाता है। संयोग होता है, कॉम्बिनेशन, जानते हैं एकल औषधियाँ होती हैं, उसी तरह से एकल भोजन भी होते हैं, लेकिन आहार में बहुत सारी चीज़ें हम मिलाते हैं, 2 या 2 से अधिक द्रव्य मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है, संयोग होता है। तो संयोग क्या होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए। ऐसा संयोग ना हो कि जो विधि विरुद्ध हो, जिससे क्या हो कि या व्यक्ति को जो है नुकसान हो। राशि क्या होता है, राशि जब कोई भी चीज़ हम ग्रहण करने वाले हैं तो हम अलग अलग मात्रा में ले सकते हैं या फिर एक साथ मिला के ले सकते हैं। तो राशि एक्चुअली मात्रा को डिनोट करता है। देश क्या होता है, उत्पत्ति प्रचार को बताता है, कोई वस्तु कहाँ उत्पन्न हुई है, वहाँ के देशों लोगों के लिए साथ में होगी। अगर हम उसको यूज करते हैं तो हो सकता है वो हमारे लिए असाथ में हो। काल क्या होता है, बहुत सारे आहार द्रव्य ऐसे हैं कि काल के अनुसार, जैसे वो जब बाल्यकाल में होंगे तो खाने योग्य नहीं होंगे, बाद में जब बड़े होंगे या वृद्ध होंगे या मध्याह्न में आएंगे तो खाने योग्य हो जाते हैं। बहुत सारे औषधियाँ या द्रव्य जैसे बिल्व है वो कच्चा ही यूज करना चाहिए, पका बिल्व जो है त्रिदोष कारक माना गया है। ठीक है, जैसे आम है वो जब छोटा रहता है तो क्या होता है, वो अम्लीय होता है, खट्टा होता है, जब बड़ा होता है वृद्ध होता है तो मधुर हो जाता है। तो कुछ चीज़ें काल पे डिपेंड करती हैं। ठीक, तो इसके साथ साथ काल एक और चीज़ को बताता है कि जैसे मान लीजिए हमें हमारी अवस्था के अनुसार कुछ खास भोजन लेना है, बीमारी के अनुसार कुछ खास भोजन लेना है, वृद्ध है, युवा है, जैसे कोई रेसलर है, कोई अपना एथलीट है, उसका भोजन अलग होगा, कोई रोगी होगा तो उसका भोजन अलग होगा। अब मधुर रस जो होगा वो किसी एथलीट के लिए शायद लाभदायक हो, लेकिन जो मधुमेह से पीड़ित है उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। तो उसको हमको देखना पड़ेगा ऋतु अनुसार और व्याधि के अनुसार काल कैसा है। उपयोक्ता क्या होता है, जो उपयोक्ता होता है, जो इसके ओक साथ में जो जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। उपयोग संस्था क्या होता है, कुछ उसके नियम होते हैं, भोजन करने के नियम क्या होते हैं, उपयोग संस्था कहलाते हैं। ठीक, तो हम इसको देख लेते हैं, 8 याद कर लीजिएगा, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोक्ता और उपयोग संस्था। इन्हीं दोनों को मिला करके एक कर दिया जाता है तो सप्ताहार कल्पना बनती है। अब आगे डिटेल पढ़ते हैं एक एक करके। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, देखिए, प्रकृति। तत्र प्रकृति उच्यते स्वभाव। तत्र प्रकृति उच्यते स्वभाव। प्रकृति क्या है, स्वभाव है। प्रकृति क्या है, स्वभाव है। क्या है, स पुनः आहार औषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादि गुण योग। किसी भी प्रकार की जो औषधि है, चाहे आहार है, उसमें क्या होता है, उसका मूल स्वभाव होता है। तो गुरुवादि गुण यानी गुरु, लघु, शीत, उष्ण, ऐसा उसके गुण होगा, वह प्रकृति उसकी कहलाएगी। एग्जाम्पल दो, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। पहला क्या है, मांस मुदक है, दूसरा सूक और एड़ है। तो मांस क्या होता है, ये होता है गुरु, स्वाभाविक रूप से क्या होता है, गुरु होता है, उड़द है। और मुदक जो होता है, मूंग की दाल जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, लघु। ये स्वभाव है। ऐसी विवेचना आयुर्वेद में आपको मिलेगी। आल आर पल्सेस वाला कॉन्सेप्ट हमारे आयुर्वेद में नहीं मिलता। हमारे आयुर्वेद में क्या है कि प्रकृति उसकी कैसी है। मूंग की दाल को हम लोग लघु मानते हैं और मांस को गुरु मानते हैं। फिर ये औषधि प्लांट्स को लेके बताया। अब आता है सूक और एड़। सूक क्या होता है, सुअर को बोलते हैं, पीक के मांस को। इसको क्या बोला इन्होंने, गुरु होता है। एड़ क्या होता है, हिरण की एक प्रजाति होती है। तो एड़ क्या होता है, एड़ का मांस जो क्या होता है, लघु होता है। तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, वो लघुता के साथ रहता है, इसलिए उसको हम लोग, लघुता उसके शरीर में होती है, छोटा होता है, चंचल होता है, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, उसका मांस कैसा है, लघु है। तो इसी प्रकार से आप अन्य चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकृति के बाद क्या आता है, करण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करण को लेकर के। करण का मतलब क्या होता है, साधन। करण का मतलब क्या है, साधन। किसी अन्य साधन को लेकर के हम अगर किसी औषध या आहार के मूल रूप में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं उसके स्वभाव में, तो क्या कहलाता है, करण कहलाता है। तो अभी मैं इस पर एक डिस्कशन हो जाएगा कि आखिर जब प्रकृति बदलती नहीं है तो संस्कार का क्या मतलब है, उसको अभी मैं आगे बताता हूँ। पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए।
करणम पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभिसंस्कार। एक कोटेशन आता है, संस्कारो ही गुणांतरम आधानम उच्यते। गुणों का आधान करना, गुणों का आधान करना क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। जैसे स्वाभाविक रूप से गुरु था और हमने कुछ उसमें परिवर्तन किया जिससे क्या हो गया? वह लघु हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? गुणों का आधान हो गया। गुरु गुण से आगे बढ़ के क्या हो गया? लघु हो गया। तो ये क्या कहलाता है? गुणों का आधान करना। करण किसी चीज के द्वारा करेंगे तो जिस चीज के द्वारा क्या करेंगे वो करण कहलाएगा, और जो गुणों की आधान हो गया, जो गुण उसके अंदर आएंगे वो क्या कहलाएगा? गुणांतरम आधानम उच्यते, संस्कार कहलाएगा। ठीक, कुछ उसके साधन हो सकते हैं, तो साधन क्या होगा? ते गुणास तोय अग्नि सन्निकर्षः शौच मंथन देश काल वासन भावनादि भी काल प्रकर्ष भंजनादि भी च अधिविधीयते। तो गुरु से लघु करने में जो साधन उपयोग होने वाले हैं उसका कुछ एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। क्या है वो? ते गुणास तोय अग्नि सन्निकर्ष। चक्रपाणी जो है एक ही एग्जाम्पल के द्वारा ये तीनों चीज बता देते हैं। जैसे चावल जो होता है, कच्चा चावल जो होता है वो क्या होता है? स्वाभाविक रूप से गुरु होता है। ठीक, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? तोय यानी जल मिलाते हैं प्लस अग्नि का सन्निकर्ष करते हैं। अग्नि सन्निकर्ष यानी अग्नि उसमें क्या करते हैं? अग्नि का हम पकाते हैं उसको, तो जब जल और अग्नि के साथ वो मिलता है, और शौच का मतलब उसकी सफाई भी कर देते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं, कुछ फॉरेन बॉडी है उसको हम निकाल देंगे, बाकी उसकी धुलाई कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा? वह गुरु से, वह चावल गुरु से लघु में चला जाता है। ये एग्जाम्पल आप किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हैं। कोई औषध आपने लिया, वो पहले आप कच्चा तो खा नहीं सकते, उसको रात भर आपने भिगो दिया। भिगोने के बाद क्या हुआ कि सुबह जो हुआ, सुबह उसको आप जैसे आप फॉन्ट वगैरह हम लोग बनाते हैं, शीत कल्पनाएं जो हैं जिसमें रात भर भिगो देते हैं कोई चीज़, तो उस, या हम लोग सौंफ का पानी पीने के लिए बोलते हैं, तो वो सारा क्या है? पहले आप कच्चा जितना गुण प्राप्त कर रहे थे उसको भिगोने के बाद उसमें और अच्छा हो गया। या फिर क्वाथ कल्पनाएं हैं, उसमें अग्नि सन्निकर्ष करते हैं। तो औषधियों का हम लोग क्या करते हैं? जैसे सेलवाल है उसकी तो रप्चर हो जाती है, तो उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल हैं या फिर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो आ जाते हैं, केमिकल जो एल्कलाइड वगैरह होते हैं, उसका हम लोग पान करते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी हम उससे प्राप्त करते हैं। ठीक, शौच सफाई है। मंथन, मंथन एक एग्जाम्पल आता है। मंथन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मंथन का एग्जाम्पल समझिए। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? दधी। दधी को अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो क्या होता है? सोथकर होता है। सोथकर का मतलब क्या होता है? ये सूजन पैदा करता है। ठीक, लेकिन क्या बोला उन्होंने? सस्नेहम अपि मन। अगर इसको हम स्नेह के साथ यानी घृत आदि के साथ इसका मंथन कर देते हैं तो ये सोथग्न हो जाता है। सोथग्न मतलब यह सोथ को दूर करने वाला हो जाता है। तो जो दही सूजन करने वाला था वह अगर सोफकर था, सोफ उत्पन्न करने वाला था, वह क्या होता है? अगर हम उसको मंथन कर दें स्नेह के साथ यानी घृत आदि के साथ उसका मंथन कर दें तो वह सोथग्न हो जाता है। तो उसमें गुणों में आधान हो गया, बिल्कुल परिवर्तित हो गया। जो शोथ करने वाला था वो शोथग्न हो गया। तो करण या संस्कार का यह लाभ होता है। ठीक, फिर आप देखिए काल है, देश है, काल है, वासन है, भावना है। 3-4 चीजें हैं। तो देश क्या होता है? जो चीजें जहां उत्पन्न होती हैं अगर उनको अदर देश में उत्पन्न किया जाए तो क्या हो जाएगा? उनको गुरुता में या फिर उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। आगे और डिटेल होगा। काल का ये स्थिति है। काल का स्थिति क्या है कि अगर हम जैसे हम लोग आसो-अरिष्ट बनाते हैं तो पहले जो तुरंत जो हम लोग काढ़ा बना के रखेंगे और जब वो आसो-अरिष्ट में परिवर्तित होगा फर्मेंटेशन के बाद उसमें नए गुण आ जाएंगे या उनके गुणों की अभिवृद्धि हो जाएगी। तो गुणों की अभिवृद्धि करना ही क्या कहला रहा है? आपका संस्कार कहला रहा है। संस्कारो ही गुणांतरम आधानम उच्यते, ये कॉन्सेप्ट हुआ। वासन क्या होता है? वासन होता है सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए अभी आपको 1 लीटर पानी पीने को बोले, शायद पूरा नहीं पी पाएंगे,
लेकिन उसी में किसी चीज़ का अगर रेजिन्स वगैरह मिला दिया जाए या गुलाब जल वगैरह डाल दिया जाए तो शायद 1 लीटर पानी आप पूरा पी जाएंगे, क्योंकि उसका टेस्ट बदल जाएगा, वो सुगंधी हो जाएगा, पीने योग्य हो जाएगा। जैसे हम किसी को बोलते हैं पानी पीने के लिए, बोलते हैं उबाल देना, तो उबालने के बाद वो पेशेंट क्या कहता है कि कच्चा स्वाद आता है, पिया नहीं जाता पानी वो। क्यों? क्योंकि आपने उसको उबाल दिया। तो हम क्या बोलते हैं, उबाल दीजिए, फिर ठंडा कर दीजिए, जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वापस उसमें गुणों का आधान हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कभी कभी रोगी जो है वह संस्कार के द्वारा हम गुड़ देना चाहते थे, फिर भी वो उसको समझाना पड़ेगा कि वो ज़्यादा साफ है, ज़्यादा योग्य है पानी पीने की। तो सुगंधी करने के लिए हम क्या बोलते हैं, उसी में कुछ चीज़ें मिला लीजिए, तो कुछ चीज़ें मिला लीजिए तो वो पी लेगा उसको। ठीक, कोई भी औषधि काढ़ा, जो भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, जैसे एरोमेटिक सिटी जो होती है, बहुत सारी दवाइयाँ से उल्टी होती है, लोग नहीं पीना चाहते, काढ़ा नहीं पीना चाहते, वहाँ पे वासन का बड़ा रोल होता है, मास्किंग का कार्य कर देता है। एक बार मास्किंग हो गई तो औषध काढ़ा जो भी है आप उसको पेशेंट ले सकता है। भावना दिवी, भावना तो ये है कि किसी भी द्रव्य में अगर किसी दूसरे द्रव्य का हम मिला करके अगर हम उसमें उसकी भावना देते हैं, उसके गुणों को बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई औषध है, किसी में तांबुल की भावना दी जाती है, किसी में कुमारी सोरस में मंथन या उसका पेस्ट बनाते हैं हम उसका, या टेबलेटिंग करते हैं, तो भावना औषध द्रव्यों से भावना दे करके हम क्या करते हैं, उसमें वृद्धि कर देते हैं, तो ये भावना कहलाता है। ठीक, भावना देवी काल प्रकर्ष, काल प्रकर्ष वही है कि कोई औषध जो है कुछ दिनों के लिए कहीं रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें गुणों में आधान हो, जैसे आसव वरिष्ठ है। ठीक, बहुत सारी जो ऋतु संग्रह में आपको बताया जाएगा कि औषध संग्रह आप कब करेंगे विभिन्न ऋतुओं में, तो वो भी क्या है, काल प्रकर्ष को ही बताता है। कोई भी औषधि जो है शुरुआती में और जब वो मैच्योर होती है उसमें बहुत सारा अंतर होता है। ठीक, तो वो भी काल प्रकर्ष को बताता है। कोई चीज़ जैसे हम लोग अपना वो मदन फल वगैरह चूर्ण बनाते हैं तो उसको भी एक धान राशि में रख दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो उसमें हम लोग जो फल मज्जा लेते हैं तो वो भी क्या है, काल प्रकर्ष के द्वारा, समय के द्वारा उसमें गुड़ आ जाता है। भाजन आदि का भी है, जैसे कोई चीज़ें क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए ताम्र में नहीं रखना चाहिए, उससे क्या होता है, रिएक्शन कर जाता है, या फिर अपना आपका जैसे त्रिफला रसायन है, उसको आपको लौह पात्र में आप लगा के रख देते हैं तो कुछ समय में उसमें गुड़ों का आधान हो जाता है। तो बहुत सारा भाजन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, मिट्टी के बर्तन में रखना है, कटोरे में रखना है, तो बहुत सारे इसमें आयुर्वेद में आते हैं रेफरेंसेस, वो हम आगे जगह जगह देखते रहेंगे। तो ये आपका करण है। करण क्या है, इन चीज़ों के द्वारा उसके अंदर उन गुणों को उत्पत्ति करना जो स्वाभाविक रूप से उसमें नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर स्वाभाविक रूप से उसके अंदर नहीं था तो आपने संस्कार करके उसकी प्रकृति चेंज कर दी, तो ऐसा नहीं है। प्रकृति जो उसका कॉन्सेप्ट है, उस पर चक्रपाणी का मत है कि जो उसकी मूल प्रकृति होगी, मूल प्रकृति उत्पत्ति के समय, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। यानी चावल को आप, ऐसा कोई विधि नहीं है कि जब वो उत्पन्न हो तो वो लघु ही उत्पन्न हो, वो हमेशा गुरु ही उत्पन्न होगा। बाद में आप उसको शौच आदि अग्नि सन्निकर्ष के द्वारा आप क्या करते हैं, उसको लघु बनाते हैं। तो जो मूल स्वभाव होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे अग्नि में जलाने की क्षमता है, उष्णता है अग्नि में, वो कोई भी विधि अपना लेंगे तो कभी भी अग्नि शीतल नहीं होगी। जैसे जल में चलने का गुण है, चलत तो है, द्रवता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। भले आप बर्फ के रूप में जमा लेंगे तो आप बोल सकते हैं देखिए इसकी द्रवता खत्म हो गई है, तो वो आपका संस्कार के रूप में आएगा, जो कि मूल जल में कभी नहीं आ सकता। वो अनादि है, स्वभाव संसिद्धि है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं यह मूल उत्पत्ति के बाद आने वाले चेंजेज हैं, इसीलिए हम वहाँ उसकी मूल प्रकृति नहीं बदल रहे हैं। आयुर्वेद का जो है कि प्रकृति न उपजायते, न क्षयो न उत्पत्ति, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं भी हैम्पर नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उसकी मूल प्रकृति जो है नहीं छेड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उत्पत्ति होने के बाद उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। तो मूल प्रकृति हमेशा बनी रहेगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात थी, इसको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे आता है संयोग।
तो कोई भी औषधि या कोई भी भोजन है या फिर आहार है वह संयोग से बनता है, दो या दो से अधिक चीज़ें मिलाते हैं। तो संयोग क्या बोलते हैं, देखिए इसका डिफिनीशन क्या आचार्य बताते हैं। आचार्य कहते हैं संयोगः पुनः द्वे बहुना नाम, यानी दो या दो से अधिक, दो से अधिक। अब एक होगा तो संयोग नहीं कहलाएगा, कोई मतलब ही नहीं बना बताने का। दो से एक से अधिक, कोई दो होगा या दो से अधिक हो सकता है, 3 4 5 6 औषध जो भी आहार द्रव्य होंगे उनके मिलने से वह द्रव्याणाम संहति भाव, उनका कॉम्बिनेशन सविशेष आरंभते यह पुनः एककसो द्रव्याणाम आरंभते, यानी कि सिंगल सिंगल जो कैरेक्टर जो गुण होगा जब वो संयोग में आएंगे तो उसका गुण अलग होगा। ठीक, वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, या बराबर भी हो सकता है, ये तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो हमें आहार द्रव्यों का संयोग ऐसा करना है कि वह गुणों की वृद्धि करने वाला हो। तो एक एग्जाम्पल दिया है जैसे मधु सर्पिसो, तो मधु सर्पी क्या होता है, अलग अलग गुणकारी होते हैं। मधु और सर्पी, सर्पी मतलब घृत, अलग अलग हम लेते हैं तो गुणकारी होते हैं, लेकिन अगर हम इनको एक साथ सम मात्रा में लेते हैं तो आयुर्वेद में इसको निषेध बताया गया है और यह विषकारक होता है या विष जैसे लक्षण उत्पन्न करता है दीर्घ काल में, ऐसा आयुर्वेद का मत है। तो मधु सर्पी के गुण जो अलग अलग आते हैं वो अमृत जैसे हैं और एक साथ मिला देने पे समान मात्रा में विष के समान हो जाते हैं, यह संयोग के कारण होता है। इसी तरह से मधु मत्स्य पैसाम च संयोग, यानी मधु हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, इनका संयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का मत है। ये भी अलग अलग आप लेंगे तो क्या होगा, गुणकारी होंगे, जब एक साथ मिला देंगे तो शरीर में हानि करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। राशि, राशि क्या होती है, आहार मात्रा को बोलते हैं। राशि मतलब आहार मात्रा। ठीक, ये हो गई राशि। पहले अन्न राशि होती थी, अनाज जो इकट्ठा करते थे, तो वही राशि है। तो राशि क्या कहलाती है, मात्रा। रासस्तु सर्वग्रह परिग्रह मात्रा मात्र फल विनिश्चयार्थ, मात्रा का निर्धारण करने के लिए राशि का कॉन्सेप्ट आया है। और राशि दो तरह की होती है, पहली होती है सर्वग्रह, दूसरी क्या होती है, परिग्रह। तत्र सर्वस्य आहारस्य प्रमाणम ग्रहण एक पिंडेन, याद रखिएगा क्या है, एक पिंडेन, एक पिंड, एक पिंड, यानी सारी आहार जो भी राशि आप लेने वाले हैं अगर उनको आप एक ही जगह इकट्ठा कर देंगे, एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, वह एक पिंड क्या कहलाएगा, सर्वग्रह कहलाएगा। एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे दाल चावल सब्जी तीनों अलग अलग कटोरी में रखा हुआ है तो आपका परिग्रह हो गया, और उसको आपने मिला के खिचड़ी जैसा बना दिया है, क्रिसरा बना दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, सर्वग्रह हो जाएगा, एक पिंड हो जाएगा, एक जैसा सब मिल गए आपस में। परिग्रह क्या दिया है, परिग्रह पुनः प्रमाण ग्रहण एक कसो अन्न आहार द्रव्याणाम, एक एक करके अलग 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 अलग, ये सब्जी हो गई, ठीक, ये रोटी हो गया, ये चावल हो गया, ये क्या हो गया आपका, परिग्रह हो गया। एक और लास्ट में डिफिनीशन आता है, फिर से समझाता है वही, सर्वस्व ही ग्रह सर्वग्रह, सर्वस्व ही ग्रह सर्वग्रह, सब एक साथ लेना सर्वग्रह कहलाता है। सर्वतस्य ग्रह परिग्रह उच्यते, अलग अलग उनको ग्रहण करना परिग्रह कहलाता है। ठीक, एक पिंड में ग्रहण करना सर्वग्रह, ठीक, अलग अलग प्रमाण में ग्रहण करना परिग्रह, ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, बहुत इजी है, एग्जाम्पल ही बहुत इजी बता दिया हूँ, उसको याद रखिएगा, एग्जाम में भी आता है। तो वहाँ पे एक ग्रहण एक पिंडेनम सर्वग्रह, ये कोटेशन याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते, आगे आता है देश। तो कोई भी चीज हम आहार ग्रहण करने वाले हैं तो क्या होता है, देश पे निर्भर करता है। देश मतलब देश पुनः स्थानम द्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचार देश, साथ में हम चष्टित, इसमें तीन चीजें हैं।
कोई भी द्रव्य की उत्पत्ति जहाँ हुई है, देखिए पहले तो ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ कहाँ उत्पन्न हो रही है वो जनरली लोकल में ही यूज की जाती थी। अभी क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, तो जो कुछ चीज़ें अन्य देशों में उत्पन्न होती हैं वो भी आपको अपने मार्केट में मिल जाएंगी। तो क्या होता है, द्रव्याणाम उत्पत्ति, तो जो चीज़ जहाँ उत्पन्न हुई है वो वहाँ के लोगों के लिए साथ में होती है और वहाँ ज़्यादा गुणधर्म में होती है, बनस्पत आप दूसरे जगह पे उसको लाके उपयोग करेंगे। इसलिए कहा जाता है, आयुर्वेद का मत है कि हमें जो है लोकल जो है वह जो भी उत्पन्न होता है वो हमारे लिए साथ में होता है, हमें उसी को ग्रहण करना चाहिए। उत्पत्ति प्रचारो, प्रचार मतलब जहाँ पे वह व्यापकता में पाया जाता है या फिर वहीं पे वह रहता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया है, तो हमें उसका भी ध्यान देना है। ठीक, तो मूल उत्पत्ति जहाँ हुई उसके बाद वो कहाँ गया, वहाँ के लोगों के लिए उपयोगी है कि नहीं, सात्म्यता है कि नहीं उसकी। कोई एक चीज़ कहीं उत्पन्न हो रही हो तो वहाँ के लोगों के लिए वो चीज़ ज़्यादा साथ में होती है बनस्पत दूसरे जगह के लोगों के लिए। जैसे हम लोग ठंडियाँ आएंगे तो क्या होगा, अभी ठंडियाँ आने वाली हैं तो पूड़ी पराठा हम लोग साथ में होता है, हम लोग सुबह सुबह उसी का नाश्ता कर लेते हैं। जो लोग साउथ के होंगे वो इडली डोसा खाएंगे, वो उनके लिए वो साथ में, उनको पूड़ी पराठा खिलाएंगे तो उनको दिक्कत होगी। तो देश सात्म्यता भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये याद रखिएगा, आहार का चयन करने में, उससे मैक्सिमम इसेंस प्राप्त करने में आपको औषध का देश देखना पड़ेगा, कहाँ का वो है, उत्पत्ति कहाँ की है, मतलब आहार की उत्पत्ति कहाँ की है, प्रचार कहाँ की है और कहाँ के लोगों के लिए वो साथ में है। ये कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। आगे आता है काल। काल क्या कहता है, कालो ही नित्यगश्च अवस्थिक। काल दो प्रकार का होता है, एक होता है नित्यक, दूसरा क्या होता है, आवस्थिक। नित्यक मतलब जो नित्य क्षण चल रहा है, तो अभी वर्ष कौन सा चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है, तो वो नित्यक काल कहलाता है, वो क्रम से चल रहा है, संवत्सर आदि। आवस्थिक क्या होती है, जो आपकी अवस्था के अनुसार, अगर आप बीमार हैं तो कैसा आहार लेंगे, आप स्वस्थ होंगे तो कैसा आहार लेंगे, बालक होंगे तो कैसा आहार लेंगे, तो इन चीज़ों को देखना है। तो क्या बोलते हैं, तत्र आवस्थिको विकारम अपेक्षते। तो आवस्थिक के लिए विकार, जो रोग के अनुसार जो स्थिति होगी वैसा आहार विहार लेगा। जैसे मधुमेह का रोगी मधुर आहार नहीं लेगा। ठीक, कोई एथलीट होगा उसको मधुर आहार अच्छा लगे, उसको एनर्जी चाहिए, उसके लिए बेस्ट है वो। ठीक, नित्य गस्तु ऋतु साथ में अपेक्षा, जो नित्य होंगे, जो ऋतुचर्या बताई गई है उसमें आहार विहार बताया गया है, तो हमें वो ऋतुचर्या स्वस्थ व्यक्ति फॉलो करेगा। और जो रोगी व्यक्ति होगा वह इस चीज़ को फॉलो करेगा कि विकार क्या अपेक्षा करता है, डेंस प्रोटीन लेना है नहीं लेना है, कैलोरी हाई लेनी है लो लेनी है। ओबिसिटी के लिए क्या होगा, मधुर चीज़ें सब खराब होंगी। हाइपरटेंशन वाले के लिए नमक लवण जो होता है वो दिक्कत करेगा। ठीक, किडनी पेशेंट होगा, डेंस प्रोटीन उसको दिक्कत करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप विचार करके आप काल के अनुसार उसको आहार डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे आता है उपयोक्ता। ठीक, उपयोक्ता का मतलब यह है, एक मिनट, उपयोक्ता का मतलब क्या है कि उपयोक्ता आहार उपयुक्ते यद ओक सात्म्यम। उपयोक्ता क्या है, जिसको ओक साथ में, यानी कि ओक साथ मतलब व्यक्ति, यह व्यक्ति विशेष है, उसको अपनी सात्मता के अनुसार क्या करना चाहिए, आहार का चयन करना चाहिए। हम जिस जगह पे रहते हैं, हमारा आहार विहार कैसा है, हमको उसी के अनुसार ग्रहण करना होगा। कौन सा आहार हमारे लिए बेनिफिशियल होगा उसको हमको ध्यान देना होगा। कौन सी चीज़ें हमारे लिए साथ में है, हम जहाँ पैदा होते हैं जो चीज़ हम शुरू से खा रहे हैं वो हमारे लिए साथ में है, और अगर हम कहीं और जाते हैं या फिर किसी अन्य तरह का आहार विहार हम ग्रहण करते हैं तो हमको वो साथ में नहीं होता है। तो हमें एक व्यक्ति के लिए साथ में था, एक व्यक्ति जो है अधिक मात्रा में आहार लेता है लेकिन वो शरीर के लिए साथ में है तो उसको ओबेसिटी उसको नहीं होगी। ठीक, तो इस चीज़ का भी अलग कैरेक्टर होता है, इसको भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा आहार उसके लिए उपयोगी है। फिर आगे देखिए क्या आता है, आगे जो आ रहा है आपका, फिर आता है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था क्या होता है, उपयोग संस्था तु उपयोग नियम।
किसी भी आहार को ग्रहण करने का एक नियम होता है, उस नियम को हम क्या बोलते हैं? उपयोग संस्था। ठीक, संस्था मतलब समझिए, संस्था मतलब नियम, कंफ्यूजन ना हो। उपयोक्ता, उपयोक्ता मतलब व्यक्ति, अब व्यक्ति का मतलब ओक सात्म्यता। ठीक, तो नियम होगा, तो नियम क्या होगा? जब आपको भूख लगेगी तो ऐसे नहीं कुछ भी आप खाना शुरू कर देंगे, कभी भी खाना शुरू कर देंगे। तो जो भोजन करने का नियम है वह कब लागू होगा? सजीर्ण लक्षण अपेक्षता, जब आपका भोजन अच्छे से पक जाएगा। पक जाना मतलब पच जाएगा, अच्छे से पाक को प्राप्त हो जाएगा, तो फिर आपको जीर्ण लक्षण मिलेगा। जीर्ण लक्षण जो मिलेगा उसके अनुसार आप नियम को फॉलो करेंगे। जीर्ण लक्षण क्या होगा? देखिए, उद्गार शुद्धि उत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचित लघुता छुत पिपासा च जीर्ण आहार लक्षणम। अष्टांग संग्रह का श्लोक है। क्या बोलते हैं? उद्गार शुद्धि, शुद्ध उद्गार होगा, उसमें आपको जैसे उद्गार डकार जो आती है वो शुद्ध होगा, किसी प्रकार की दुर्गंध या जो आप खाना खा रखे हैं वैसा ही सुगंध आ रहा है, वैसा कुछ नहीं होगा। शरीर में उत्साह होगा, वेगोत्सर्ग यानी मल मूत्र का वेग नॉर्मल होगा आपका। लघुता छुत पिपासा, आपके शरीर में लघुता आएगी, छुत पिपासा भूख प्यास आपको लगेगी, और यह क्या कहलाता है? जीर्ण आहार लक्षण, यानी आपका भोजन जो है पच गया है, अब आपको भोजन करना चाहिए। तो जब भोजन करेंगे आप तो उसके कुछ नियम होंगे, उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम आगे देखते हैं। अब देखो, अष्टविधि विशेष आयतन से लाभ। मान लीजिए अष्टाविधि विशेष आयतन आपने पढ़ लिया, आपको जानने के क्या लाभ मिलेंगे इससे? तो लाभ क्या मिलता है? ऐसा विशेषा शुभ अशुभ फला, यह शुभ अशुभ फल को देने वाले हैं। परस्परम उपकारंता भवंती, यानी एक दूसरे का उपकार करने वाले, यानी कि ये ऐसा नहीं आठों हैं तो आठों अलग अलग हैं, ये एक दूसरे को पूरित करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा उसका रिलेशन क्या है आपस में, बहुत सारे एग्जाम्पल से, एक ही आहार में सब कुछ लागू हो जाएगा। तो परस्पर उपकारणा भवंती तान बुधुसेन बुद्धा च हितेप से रेव स्यात। जो बुद्धिमान व्यक्ति है इनको जानने का प्रयास करना चाहिए। न च मोहात प्रमाद्यात, मोह मतलब मोह से ग्रसित होकर के, और प्रमाद मतलब ध्यान न देने पे प्रमाद होकर के। प्रियम, प्रिय हो पर अहितकर हो, ऐसा कोई आहार जो आपको बहुत पसंद है पर अहितकर हो। क्या? सुखोद करके, यानी परिणाम में क्या हो करने वाला हो, वह अहितकर हो। उपसेव आहार जातस्य संपदा किंचित, ऐसे आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए जो प्रिय हो पर अहितकर हो परिणाम में। खाते वक्त तो पता नहीं चलेगा, खाते वक्त तो अच्छा लगेगा, टेस्टी लग रहा है, बाद में क्या होगा वो आपको परिणाम में क्या होगा? अहितकर होगा। तो हमें मोह और प्रमादवश ऐसा कोई भी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, हमें इनको इस वजह से जानना चाहिए। अष्टाविधि विशेष आयतन का मतलब ही हुआ, इनको हम जानेंगे तब हम मैक्सिमम आहार से यूटिलिटी हम उसका कर पाएंगे और मैक्सिमम 100% जो है इसेंस उससे प्राप्त करेंगे। अब आगे देखते हैं आहार विधि विधान। भाई उपयोग संस्था था, नियम था, तो नियम कैसा होना चाहिए? तो उसके लिए आचार्य क्या बताते हैं? आहार विधि विधान। तो आखिर आहार कैसे ग्रहण करेंगे? तो आहार कैसा होना चाहिए? सबसे पहले ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट लक्षणों के साथ है, धीरे धीरे क्या होगा आप इनको टर्मोलॉजी के साथ ही याद करने का प्रयास करिएगा, ये आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है, क्या आता है? उष्णम स्निग्धम मात्रावत, उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीड़े वीर्य अविरुद्धम इष्ट देशे इष्ट स्वरूपकरणम न अति द्रुतम न अति विलंबितम अजल्पम अहसन तन्मना भुंजितम आत्मानम अभिसमच्यम सम्यक। जलपन, ठीक। उष्णम यानी भोजन उष्ण हो, स्निग्ध हो, रुच्छ भोजन नहीं है, स्नेह युक्त होना चाहिए, घृत आदि हो, मात्रावत हो, बहुत अधिक मात्रा या बहुत कम मात्रा में ना हो, जीर्ण हो यानी भोजन जब पच जाए तभी आप भोजन ग्रहण करिए,
वीर्यम अविरुद्धम, वो आपस में वीर्य अविरुद्ध होना चाहिए, ठीक, एक दूसरे का अपोज करने वाला ना हो। इष्ट देशे, मतलब ये नहीं आप कहीं भी खड़े होकर भोजन करना शुरू कर देंगे, तो आपको वहाँ मन लगे, आपको वहाँ पे जहाँ आपका इष्ट देश है वहाँ पे आप खाइए। अपने घर में खाते हैं तो वही आपका इष्ट देश है। इष्ट स्वरूपकरणम, यानी कि सारे उपकरण वहाँ पे हो, पानी हो, प्लेट हो, कटोरा हो, चम्मच हो, ये सारी चीज़ें हों, सारे उपकरण हो। ये नहीं पॉलीथीन में से निकाल के खा रहे हैं, खाते हैं ना लोग, कुछ लोग, तो पॉलीथीन से निकाल के नहीं खाना है, ठीक। न अति द्रुतम, न अति द्रुतम, बहुत तेज़ी से न खाएं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, कहीं हड़बड़ी में जाना है, तो ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। आपका भोजन अगर पचना है तो आपको पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी है ये, तो जल्दबाजी करेंगे तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा, कोई भी डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम अच्छे से नहीं निकलेंगे, आपका भोजन पकेगा नहीं, ठीक। न अति विलंबितम, बहुत देर तक अगर आप खाना खाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, भोजन ठंडा हो जाएगा, टेस्ट नहीं रहता है, ज़्यादा भी खा जाते हैं आप। अजल्पम अहसन, कभी भी बात करते हुए हंसते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। तन मना भुंजितम, तन मना भुंजितम मतलब मन लगा करके भोजन करना चाहिए। फिर आता है आत्मानम अभिसमीक्षम, अपनी आत्मा की समीक्षा करके। ये नहीं कोई कह रहा है कि खा लीजिए तो खा लिए और कोई पिला दिया तो पी लिए, ऐसा नहीं है। आत्मानम अभिसमीक्षम मतलब अपनी आत्मा हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगी है उसकी विवेचना करके आप ग्रहण करें। ये नहीं आप डायबिटीज़ के रोगी हैं और कोई मिठाई ऑफर कर रहा है तो अपनी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, हमें नुकसान करेगा, और आप मिठाई खा रहे हैं, बाद में कह रहे हैं वो फला ने खिला दिया हमें, तो इससे फ़ायदा नहीं है। क्या है? आत्मानम अभिसमीक्षम, आप कहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अपनी समीक्षा खुद से करके खाइए, ठीक। तो ये क्या होते हैं? विधि विधान होते हैं। अब बाकी हम अब आगे देखेंगे एक एक से क्या लाभ होता है। कुछ लाभ आचार्य ने बता रखे हैं, इनको इसे श्लोकों में ही टर्मोलॉजी में याद करने का प्रयास करिएगा। याद करेंगे तो पीजी या उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये किसका लक्षण है या किस चीज़ का लाभ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पहला क्या है? उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते, उष्णम ही भुज्यमाने स्वदते, मतलब अगर उष्ण भोजन आप ले रहे हैं तो क्या होगा? वह स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता है, मतलब आपको टेस्ट में वो अच्छा लगेगा। फिर क्या आता है? अग्नि उदीर्यम उदीर्यति, यानी उदर में अग्नि की वृद्धि करता है। अगर उष्ण भोजन होगा तो आपकी भूख और अच्छी होगी। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि भूख इसलिए अच्छी हो जाएगी क्योंकि जैसे मानिए आप यूज कर रहे हैं तो जो आपका जीभ पे जो भी टेस्ट बड हैं, अगर आप ठंडा भोजन करते हैं तो क्या होता है? वो छोटे एरिया में रहते हैं, तो अगर आप गर्म भोजन रहता है तो सारे टेस्ट बड तक वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाता है, तो आपको भोजन क्या होता है? टेस्टी लगता है। और अगर आप ठंडा भोजन करते हैं तो क्या होता है? टेस्टी नहीं लगता। तो अग्नि की वृद्धि जो है वह उष्ण भोजन से होती है, ठीक। फिर क्या है? क्षिप्रम जरा गच्छति, जल्दी से पच जाता है। जरा मतलब पच जाना। उष्ण भोजन जल्दी पचता है क्योंकि भोजन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़रूरी है सारे प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिवेट होने के लिए। तो चूँकि बॉडी का कोल्ड टेम्परेचर होता है तो कोल्ड टेम्परेचर में गिरावट नहीं होता है, आपका भोजन अच्छे से पचता है। वात अनुलोमनयति, वात का अनुलोमन भी करता है, ठीक। श्लेष्मणाम च परिहास्यति, कफ का हानि होती है, कफ का क्षय होता है, जिससे क्या होता है? अग्नि बढ़ती है। कफ क्या करेगा? मंदाग्नि करेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। स्निग्धम अश्नियात, भोजन अगर स्निग्ध होगा तो क्या होगा? मतलब अगर घृत आदि से आपने छौका वौका लगा रखा है या घी मिला के आप भोजन कर रहे हैं तो क्या लाभ होगा वो देखिए। क्या आता है? भुज्यमानम स्वदेन, भोजन में स्वाद होगा। अग्नि उदीर्यते, अग्नि में वृद्धि होगी। क्षिप्रम जरा गच्छति, सेम है, उसमें भी वही कैरेक्टर आया था, अग्नि बढ़ेगा, भोजन जल्दी पचेगा। वात अनुलोमन होगा, सेम चीज़ है। शरीरम उपचिनोति, शरीर का क्या होगा? उपचय होगा, यानी शरीर में वृद्धि होगी, ठीक। फिर आता है दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, इंद्रियों में क्या होगा? दृढ़ता आएगी। इंद्रियां आपकी अच्छी, इंद्रियां मतलब
ज्ञान इंद्रियां वगैरह हैं वो सब अच्छे से कार्य करेंगी। बल अभिवृद्धि, बल की वृद्धि करेगा। घी वगैरह डाल के खाएंगे तो शरीर में क्या होगा, बल वृद्धि होगी। तो ये कैरेक्टर आपको मिलता है किसमें, स्निग्धम अस्नियात से। नेक्स्ट चलते हैं, मात्रावत अस्नियात। अगर आपका भोजन मात्रा में है, उचित मात्रा में है, तो क्या लाभ होगा। उचित मात्रा में क्या होगा, वात पित्त कफ न पीड़यति, यानी वात पित्त और कफ जो है उनको पीड़ित नहीं करता है। ठीक, उनको पीड़ित नहीं करता। त्रिविध कुच्छी में हम पढ़ते हैं एक भाग जो है वात पित्त आदि के लिए छोड़ देना चाहिए, स्पेशली वात के लिए। ठीक, फिर क्या आता है, आयु विवर्ध्यते, आयु की वृद्धि करेगा। सुखम गुदम अनुपरियेति, गुदा मार्ग तक आराम से चला जाएगा, यानी उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या आता है, न च उष्णम उपहंति, जो आपका अग्नि है उसका वह कभी भी उपहंत मतलब उसको कम नहीं करता, डिमिनिश नहीं करता है। अव्यथम च परिपाकम एति, बिना किसी रुकावट के अच्छे से पाक हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, जीर्णम अस्नियात। जब भी आपको भोजन करें तो क्या करें, पिछला आहार जब जीर्ण हो जाए तभी भोजन करें। तो उसका क्या कैरेक्टर है, देखिए, अपरिपक्व रस। अपरिपक्व रस यानी जो पहला भोजन आपने किया है उसमें दूसरे भोजन का जो रस निकलेगा वह नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि पिछला वाला जो है वह अच्छे से पाक को प्राप्त हो गया है। अगर आप भोजन के ऊपर भोजन करेंगे, अध्यसन करेंगे, भूयो भुक्तस्य परिभोजनम अध्यसन, अध्यसन अगर आप करते हैं तो कच्चा रस यानी पिछले का आम पाक हुआ है और आपने दूसरा भोजन कर लिया, दोनों आपस में मिलकर के दोषों को प्रकोपित कर देंगे। फिर आता है भुंजानस्य स्वस्थानेषु दोषेषु, तो अगर आप ऐसा भोजन करेंगे तो दोष अपने स्थान पे बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए जीर्ण भोजन करना चाहिए। जातायाम च बुभुक्षायाम, भूख अच्छे से लगती है जब जीर्ण भोजन रहता है। विवृत्तेषु च स्रोतसाम, स्रोतस जो है अच्छे से ओपन रहते हैं। विशुद्धे च उद्गार, उद्गार जो होता है वह शुद्ध होता है। हृदय विशुद्धे, हृदय में शुद्धता रहती है। वात का अनुलोमन होता है। वात मूत्र पुरुष वेगेशु भव अहृतम, मतलब वात पित्त कफ का, वात पित्त वात मूत्र और पुरुष यानी जो अपान वायु का कार्य है वो बिना किसी रुकावट के आराम से होता है अगर आप भोजन जीर्ण होने पर ही दूसरा आहार ग्रहण करते हैं तो। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है, वीर्यम अविरुद्धम अस्नियात। तो जो भी आप भोजन करें वह इसका ध्यान रखें कि वह वीर्य अविरुद्ध हो। तो वैरोधिक आहार आप पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें आपको और डिटेल करूंगा। ये जानिए कि वीर्य एक दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए। वीर्य मैंने शीत उष्ण के साथ, उष्ण शीत के साथ व्यतिक्रम आप न करें। ठीक, फिर क्या आता है, इष्ट देशे इष्ट स्वरूपकरणम अस्नियात। तो इष्ट देशे का मतलब क्या है, जहां आपको अच्छा लगता है वहाँ भोजन करें। कभी कभी आप भोजन करने जाते हैं और आपको जैसे एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, आपको गंदगी फील हो रही है, तो अच्छा भोजन भी आपको खराब परिणाम देता है, साइकोसोमेटिक इफेक्ट आते हैं उसके। तो भोजन ऐसी जगह करिए जहाँ आपको पसंद हो। वो घर भी हो सकता है, कोई साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट भी हो, तो जहाँ पे आपका मन साफ हो कि हाँ यहाँ सफाई रहती है, हाइजीन रहता है। तो इष्ट देश का बड़ा महत्व है। आपका घर भी हो सकता है वो। ठीक, बाहर आप 10 दिन खाते रहिए सेम खाना, वही खाना आप घर में खाइए, दोनों में बहुत अंतर होता है। वही खाना घर पे आप खाते हैं, आप सालों साल खाते हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। क्यों, इष्ट देश है। इष्ट उपकरणम, आपको जिसमें आप भोजन कर रहे हैं वो उपकरण अच्छा होना चाहिए। ठीक, उपकरण अच्छा माने बर्तन है, वो पत्ते पे खा रहे हैं, या फिर जैसे प्लास्टिक, व्यक्तिगत रूप से हमको प्लास्टिक में खाना अच्छा नहीं लगता। प्लास्टिक में कोई खाना रहता है तो मुझे पसंद नहीं आता। ठीक, भले स्टील की थाली उसमें चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप अपना अपना वृत्ति होता है। तो क्या होता है, इष्ट है, इष्ट है मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, तो ये व्यक्तिगत है। तो उपकरण कैसा हो, आपका इष्ट हो। ठीक, थाली में खाए थाली में खाइए, डिस्पोजल में खाना डिस्पोजल में खाइए, आपको उसमें पसंद आता हो, वैसा भोजन अस्नियात होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें।
न अति द्रुतम अश्नीयात, न अति द्रुतम अश्नीयात, बहुत तेजी से भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत तेजी से द्रुतम, द्रुतम बहुत तेजी से भोजन करेंगे तो क्या होगा, उत्स्नेहन, उत्स्नेहन मतलब उन्मार्ग में गमन हो जाएगा। भोजन क्या है, उन्मार्गगामी हो जाएगा, नहीं नाक में चला जाएगा, आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है जल्दी जल्दी खाना खाने से, तो वो नहीं करना है। अवसादन, अवसादन मतलब जो उसकी प्रॉपर गति होती है वैसी नहीं होगी भोजन की, ठीक। अप्रतिष्ठानम, अप्रतिष्ठानम जो उसकी सम्यक गति के बाद जहाँ उसको स्थित होना है वहाँ ना पहुँच के कहीं और चला जाए, मतलब आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में चला गया, आपको जाना था इंटेस्टाइन में या फिर स्टमक में पहले जाना था, वहाँ नहीं गया। साध गुणात, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आहार द्रव्य के दोष और उसके जो गुण हैं वो आपको प्राप्त नहीं होंगे अति द्रुतम अश्नीयात से। ये याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजी भी याद रखिएगा। अति विलंबम, बहुत स्लो स्लो खा रहे हैं तो क्या होगा, न तृप्ति अधिगच्छति, आपको भोजन में तृप्ति प्राप्त नहीं होती। क्यों, क्योंकि आप वो ग्लूकोज स्टेट थ्योरी को समझिए, ग्लूकोज का एक पैरामीटर होता है, वहाँ पे आपको जा कर के सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो ग्लूकोज वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, और ग्लूकोज का लेवल ही नीचे 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 जा रहा है, तो आपको भोजन में कभी भी तृप्ति महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा सब कुछ खाया लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा। बहुभुक्ते, बहुभुक्ते हो जाएगा क्योंकि आप बराबर खाते रहेंगे जब तक कि इसको थ्रेशोल्ड को टच नहीं करेगा ग्लूकोज के, तो क्या हो जाएगा, आप ज़्यादा खा लेंगे, बहुभुक्ते। आज भी यही है, 5-4 साल पहले जो आचार्य ने बोला था वही कॉन्सेप्ट आज भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है। शीति व्यवहार जातम, शीतल हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। विषमम च पच्यते, पचने में क्या होगा, विषम हो जाता है। तस्मात् अति विलंबम च श्रियात, धीरे धीरे भोजन करने पे ऐसा परिणाम मिलता है। लास्ट है अजल्पम, अजल्पम अहसन तन मना भुंजितम, जब भी आप भोजन करिए हंसिए मत, हंसते हुए बात करना, ट्रैक चेंज हो सकता है, मृत्यु भी हो जाती कभी कभी, इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं हंसते हुए और बात करते हुए कभी भी भोजन ना करिए। और साथ में क्या है, तन मना भुंजितम, भोजन में मन लगा के उसको ग्रहण करिए। कोई भी भोजन अच्छा है जैसा भी है, इसीलिए बोला जाता था कि पहले भोजन को प्रणाम करिए, प्रणाम करके उसको ग्रहण करिए। ऐसा करने से क्या होता है, उसमें आपका साइकोसोमेटिक इफेक्ट आता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है, आपको भोजन अच्छा लगता है क्योंकि उसमें आपकी श्रद्धा होती है। इसीलिए तन मना भुंजितम, मन लगा करके भोजन करना चाहिए। फिर आता है एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, बहुत ईजी है, 2 मिनट में समझ जाएंगे आप। हाँ, लेकिन जिसके साथ टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है वो टर्मिनोलॉजी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 2 जगह रेफरेंसेस मिलते हैं, आहार परिमाण कर भाव। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो आचार विधि विशेष आयतन का इतना महत्व है, उसके बाद कुछ भाव ऐसे होते हैं, कुछ एंटिटी ऐसी होती है कि अगर हम उनको भी ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम परिणाम हमको भोजन से प्राप्त होगा। उसमें क्या आता है, आहार परिणाम करह पुनर्इवे भावा तद्यता उष्मा वायु क्लेद स्नेह काल समयोग। ये परिणाम कितने होते हैं, कुल 6 होते हैं। आचार्य चरक ने चरक शारीर 6 में बताया है, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में इसका वर्णन है। ठीक, ये भी आचार्य चरक का मौलिक देन में आता है, इसको याद रखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, ऊष्मा। ऊष्मा, ऊष्मा के साथ आप याद क्या करेंगे, तत्र ऊष्मा पाचयति या ऊष्मा पचंती भी मिलेगा आपको, ऊष्मा पचंती। यहां ऊष्मा जो है पित्त के लिए या जठराग्नि के लिए बोला गया है। अगर आपकी अग्नि अच्छी होगी तो जो भी आप भोजन करेंगे उसका पाचन अच्छे से होगा। दूसरे नंबर पे आता है वायु, वायु अपकर्षति। श्लोक आता है अन्नमदान कर्मा तु प्राण कोष्ठम प्रकर्षति। प्राण वायु क्या करती है, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको आमाशय तक या कोष्ठ तक ले जाती है, आगे की भी गति उसके हाथ में है। तो क्या है, वायु बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट भाव है। वायु क्या करता है, भोजन का अपकर्षण, अपकर्षण मतलब खींच कर ले जाना,
समझ में आ रहा है ना? ठीक। फिर क्या आता है? क्लेद। क्लेद क्या है? सैथिल्यम आप्यायति। सैथिल्यम आप्यायति मतलब क्या है? जो भी आपके शरीर में आप बोलस के रूप में ग्रहण करते हैं उसका क्लेदन होता है। ऐसे ही पूरा वायु अपकर्षित करके क्या होगा? एक बोलस को ले गई, बोलस को क्या होगा? फिर क्या होगा? शिथिलता उसमें आएगी, उसको तोड़ा जाएगा। तो वो कौन करता है? क्लेद करता है। तो क्लेद में हम यहाँ क्या देखते हैं? क्लेदक कफ का कर्म ऐसा ही है, क्लेदक कफ। ये कौन था? प्राणवायु थी। ये क्या है? अग्नि है। ठीक। फिर क्या आता है? स्नेह। जो स्नेह होता है, जो स्नेह होता है, स्नेह क्या करता है? स्नेहो मार्दव जनयति। ये क्या करता है? शिथिलता ले आता है। ये उसमें क्या करता है? मृदुता ले आता है। जो मृदुता लाने का कार्य काम क्या है? वह क्या कहलाता है? स्नेह कहलाता है। ये भी आपका कफ के द्वारा किया जाने वाला कार्य है या जल महाभूत के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। ठीक। फिर आता है जो भी आप भोजन करते हैं, तो ऐसा नहीं है भोजन करते हैं तुरंत आपको उसका इसेंस प्राप्त हो जाता है। उसके लिए काल मर्यादा होती है। काल मर्यादा अभी हमने पढ़ा था। आहार पाचन का काल क्या है? 4 याम में 12 घंटे है। और दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका? औसत 6 घंटे में या 2 याम में पचता है। तो ये काल मर्यादा है। बाकी अब हम लोग आगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वो जब पढ़ेंगे फिजियोलॉजी तो वहाँ समझाएंगे सबका क्या होता है। इम्पटी पीरियड होता है। ठीक। तो जो जल्दी पचता है वो जल्दी खाली हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। जो देर में पचता है वो देर तक बना रहता है। प्रोटीन वगैरह देर तक शरीर में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये हर आहार को उसकी एक काल मर्यादा होती है। उतना समय आपको देना ही पड़ेगा। उतना समय देंगे तभी उसका इसेंस प्राप्त कर पाएंगे। ठीक। फिर क्या आता है? समयोग। समयोग, जब इन सब का अच्छे से योग होगा तो क्या होगा? तेषाम परिणाम धातु साम्य कर भवंती। धातु साम्यता प्राप्त होगी। धातु साम्यता जब भी आता है तो हमेशा याद करिए, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। चरक संहिता लिखने का प्रयोजन ही क्या था? धातु साम्यता थी। और हमें अच्छा आहार ले रहे हैं, आहार परिमाणकार भाव अगर सब कुछ सही से चल रहा है तो क्या होगा? हमें धातु साम्यता प्राप्त होगी। धातु साम्यता मतलब सम दोष समाग्निश्च, सम धातु मल क्रिया। तो कहने का मतलब यह है कि धातु साम्यता आप इसके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये संयोग कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये कि जो छोटे छोटे इस पे जो कोटेशन है, ये कोटेशन याद रखिए। सीधे उष्मा है तो उष्मा पचंती, वायु अपकर्षयति, क्लेदन सैथिल्यम आप्यायति। याद करने के लिए क्या करिए? क्लेद स जोड़ दीजिएगा यहाँ पे। यहीं पे स जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? याद करना आसान हो जाएगा। क्लेद स, क्लेद स, तो क्या हो जाएगा? सैथिल्यम आप्यायति। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो क्लेद स जोड़ देंगे तो क्लेद सैथिल्यम आप्यायति, और स्नेह के साथ स्नेह मार्दव जनयति। तो कंफ्यूजन यहीं से होता है, क्लेदन क्या अर्थ आता है और स्नेहन का क्या अर्थ आता है। तो एक सैथिल्यम लाता है, एक मार्दवता लाता है, मुलायम करता है। तो ये दो याद रखिएगा तो बाकी ईजी है। काल संयोग सब आपको याद रहेगा। ठीक है, ये आहार परिमाणकार भाव आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको कमेंट करिए ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें। थैंक यू।